So in our last lecture, we have studied different type of concentrations like molarity, molality, normality, different type of percentages and मोल फ्रैक्शन. ओके. और एक कन्वर्जन भी था कि मोलारिटी को डायरेक्टली मोलालिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं अगर आपके पास डेंसिटी जो है उसका डेटा है तो बराबर है. आज एक नया जो स्केल है जिसे कहा जाता है फॉर्मेलिटी विच इज यूजफुल इन मेडिकल लाइन, मतलब जो दवाइयाँ वगैरह बनती है उसमें वो जो लाइन है वहां पर फॉर्मेलिटी वाला कंसंट्रेशन कई बार यूज किया जाता है. फॉर्मेलिटी जो यूनिट है वो कब काम में आता है तो डबल सोल्ट टाइप के जब कंपाउंड है, खास याद रखिएगा कब ये यूज किया जाता है, डबल सोल्ट टाइप के कंपाउंड है तब. अब आपके लिए नया वर्ड है, व्हाट इज डबल सोल्ट. एक चैप्टर आएगा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का जिसमें आप ये डबल सोल्ट किसे कहते हैं वो पढ़ोगे. पर अभी आपको याद ये रखना है कि हम सोल्ट किसे कहते हैं कि पानी में डिजोल्व करने से जो हमें आयंस प्रोवाइड करे, जनरली एसिड और बेस से जो चीज बनी है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्ट कहते हैं. ऐसे दो सोल्ट एक दूसरे के साथ जोड़कर क्रिस्टलाइजेशन हुआ है. मान लीजिए कि हमारे पास पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दो सोल्ट थे जिसे हमने पानी में अच्छी तरीके से डिजोल्व करके क्रिस्टलाइजेशन उसका किया है. तो एक नया क्रिस्टल बनेगा जिसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम सल्फेट भी होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट भी होगा, बट हम उसे अलग पहचान नहीं पाएंगे. उसकी टेस्ट करेंगे तो सारे आयंस जो है वो अपनी टेस्ट देंगे प्रैक्टिकली, बराबर है. ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कई बार यहाँ पर 24H2O होता है, कई बार यहाँ पर 12H2O होता है, बट यहाँ पर हमने 24H2O लिया है, बराबर है. अगर 12H2O लेते हैं तो भी ये जो कंपाउंड है उसका नाम है पोटास एलम, याद रखिएगा. क्या नाम है, पोटास एलम. ऐसे जो सोल्ट है जिसमें एक से ज्यादा सोल्ट्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या नाम देंगे, डबल सोल्ट. डबल सोल्ट के लिए, डबल सोल्ट्स के लिए ये जो यूनिट है वो ज्यादा काम में लिया जाता है, ऐसा हमने कहा. किस तरीके से हम फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेलिटी का जो यूनिट है वो मोलारिटी के यूनिट जैसा ही है, फॉर्मूला भी सेम है, बट एक जगह पर चेंज है कि व्हाट इज फॉर्मेलिटी. तो फॉर्मेलिटी जो है वो फॉर्मल वेट के दौर पर मेजर होता है. बाद में हम ये भी देखेंगे फॉर्मल वेट क्या है, बट फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी में हम क्या लेते थे भाई, मोलिकुलर वेट लेते थे. यहां पर हम क्या लेंगे, फॉर्मल वेट इनटू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लीटर में आएगा या एमएल में आएगा, कोई कहेगा. Mil. एमएल में, बिकॉज वी हैव टेकन 1000 हियर, बराबर है. अब ये फॉर्मल वेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए. तो डबल सोल्ट जो है यहाँ पर हमने पोटासियम लिया है जिसका मास लगभग है 948 ग्राम, बराबर है. अब ये तो मोलिकुलर वेट हुआ. अब इसका फॉर्मल वेट कितना होगा, तो फॉर्मल वेट जो है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, तो मोलिकुलर वेट को डिवाइड करना है कितने से. तो आपको ध्यान देना है फॉर्मूला के ऊपर, इसमें से कुछ कॉमन डिजिट निकलता है. देखिए ये सारे सोल्ट में से डिजिट कौन सा कॉमन निकलता है वो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए पोटेशियम कितने हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको समझना है. हाउ मेनी पोटेशियम्स आर देन इन होल फॉर्मूला, तो 2. SO4 कितने हैं, तो एक यहां पर है और 3 यहां पर है, मतलब SO4 कितने हैं भाई, टोटल 4 SO4 है. एल्यूमिनियम कितने हैं, तो एल्यूमिनियम यहां पर 2 है. और वाटर मोलिक्यूल कितने हैं, तो वाटर मोलिक्यूल 24 है. तो ये डिजिट आया 24. SO4 टोटल कितने हैं, तो 4, एल्यूमिनियम 2 है और पोटेशियम 2 है. तो ये सब में से एक डिजिट कॉमन निकलता है और वो कौन सा है, 2. हाँ वेरी गुड, 2 है. तो ये 2 अगर हम कॉमन निकाले तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, के, क्योंकि 2 के थे उसमें से 2 कॉमन निकल गया तो के. एल्यूमिनियम भी 2 थे, अब कितना रह जाएगा, Al. SO4 कितने थे, पूरा आयन SO4 जो है वो एक साथ बोला जाता है, ग्रुप है. तो SO4 टोटल 4 थे, उसमें से 2 तो कॉमन निकल गया, तो SO4 कितने रह जाएंगे भाई वाइज,
बराबर है। और वाटर मोलिक्यूल्स कितने थे? 24, तो अब कितने रह जाएंगे? 12। तो ऐसा डबल 12। सोल्ट जब आपके पास है, जब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, तो वैसे डबल सोल्ट के लिए आप फॉर्मालिटी यूनिट यूज कर सकते हो, और जनरली तब किया जाता है। और फॉर्मल वेट जो है वो हमें कितना मिलेगा? तो अगर मोलिकुलर वेट इसका 948 है तो उसे डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 2। ये 2 क्या है? तो कॉमन डिजिट है, याद रखिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल वेट is equal to actually the molecular weight upon common digit occupied from the given molecular formula of the double salt। वो डबल सोल्ट में से अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? कुछ कॉमन ना निकले तो हम क्या कॉमन निकलते हैं? याद करो मैथमेटिकली। 1। हाँ, वेरी गुड, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे कॉमन डिजिट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 तो निकलेगा ही, बराबर है। तो उसका मोलिकुलर वेट और फॉर्मल वेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा कि नहीं? अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो फॉर्मल वेट और मोलिकुलर वेट बोथ बिकम सेम। इट मीन्स दैट फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी विल ऑल्सो बी सेम। बट यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा देखिए, 945 को हाफ कर दीजिए, हो जाएगा 474, बराबर है। तो फॉर्मल वेट हो जाएगा 474। मान लीजिए कि आपने 1000 ग्राम पोटास एलम लिया है, तो उसकी फॉर्मेलिटी कितनी? 1 लीटर में। तो गिवन वेट 1000 ग्राम, क्योंकि आपने 1000 ग्राम लिया, इन 1000 अपॉन फॉर्मल वेट कितना है? 474। अब कितने लीटर में लिया है? मान लीजिए आपने 1 लीटर में लिया है, बट यहाँ पर लिखना होगा एमएल में। 1 लीटर लिया है तो 1000, 2 लीटर लिया होता तो 2000, तो 1000 तो क्या हो जाएगा? कट। मतलब आंसर जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा फॉर्मालिटी का। क्लियर? फॉर्मालिटी 99% पेपर में कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मालिटी नाम का भी कोई स्केल है, बराबर है। कितने स्केल पढ़े हमने? मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, 4 टाइप के परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? मतलब टोटल 8 स्केल पढ़े थे अभी तक। ये 9th वन है, कौन सा? फॉर्मालिटी। क्लियर? और ये फॉर्मालिटी के खातिर ही हमने पढ़ा है, ये याद रखना है, वो ज्यादा काम का नहीं है। बट कैलकुलेट अगर कहीं करना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मल वेट कैसे ढूंढा जाता है। क्लियर? अब एक लास्ट थिंग है जो आपने पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये यूनिट आपके टच में आ गया है, पीपीएम। क्या होगा पीपीएम? मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। वेरी गुड, पार्ट्स पर मिलियन। अब नाम के ऊपर से तो पता चलता है पर मिलियन कितने पार्ट्स सोल्यूट के हैं। इसका मतलब आपको जो सॉल्यूशन दिया, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके इक्वल 1 मिलियन पार्ट कर। आप ग्राम में करना चाहो तो 1 मिलियन ग्राम कर दो, आप एमएल में करना चाहो तो 1 मिलियन एमएल कर दो अगर हो सके तो। बट एक जैसे 1 मिलियन पार्ट कर दो, उसमें से सोल्यूट के कितने पार्ट है, मतलब सोल्यूट जो है वो कितने पार्ट ऑक्यूपाई करता है, बराबर है, वो उसका क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब पर 1 मिलियन पार्ट हमारा सोल्यूट कितने पार्ट्स में है, वो उसकी अमाउंट, उसका जो प्रोपोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। इसका एक दूसरा यूनिट है माइक्रोग्राम पर एमएल, ये याद रखना। 1 एमएल में कितने माइक्रोग्राम सोल्यूट है, उससे हम उसका क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। तो ये दोनों यूनिट सेम है, आप पीपीएम बोलो, ये माइक्रोग्राम पर एमएल बोलो, बोथ आर सेम, खास याद रखिए। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? अब देखो, परसेंट हम लेते थे, परसेंटेज वाले 4 फॉर्मूला पढ़े थे, हम परसेंट लेते थे तो इनटू क्या लेते थे? याद करो जरा, पूरे फॉर्मूला में बाद में इनटू करके क्या लिख, हाँ 100 करते थे 100। ना, 100 मतलब 10⁻²। वो पर सेंट था, सेंट मतलब सेंचुरी, इसलिए हमने 10⁻² लिया। यहां पर क्या है? पर मिलियन। आई बात समझ में? तो मिलियन मतलब कितना? 10⁻6, ये याद रखना है। और यहां पर क्या आता है भाई? परसेंटेज में हम ऊपर क्या लेते थे? तो सोल्यूट के पार्ट्स, और अपन में क्या लेते थे? सॉल्यूशन कितना है वो। अगर दोनों एमएल में है तो वो हो जाता था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सोल्यूट जो है वो ग्राम में है,
और सॉल्यूशन जो है वो ml में है, तो वेट बाय वॉल्यूम होता था, क्योंकि ऊपर हमने सोल्यूट का वेट लिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है। बट यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे पीपीएम को? तो हम ऊपर लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। 10⁻6 इसलिए क्योंकि ये जो चीज है वो पर मिलियन है, पर 10 लाख पार्ट है, इसलिए हमने यहां पर मिलियन लिया। तो आप एमएल में भी ले सकते हो, अगर दोनों चीजें वॉल्यूम लिया है, सोल्यूट के पार्ट भी एमएल में और टोटल पार्ट्स भी एमएल में, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा ये। सोल्यूट अगर आपने वेट के बेस पर लिया, मतलब ग्राम में लिया है, और बाकी के पार्ट्स जो है वो वॉल्यूम के बेस पर लिया, तो ये वेट बाय वॉल्यूम होगा। मतलब टोटल कितने टाइप होंगे पीपीएम के भी? तो वो भी होंगे वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, एंड लास्ट वन वेट बाय वेट। वो भी 4 तरीके का हो सकता है, बट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या? पीपीएम मीन्स parts of solute present in the total parts of given solution multiplied by 10 to the power 6। और इसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन कितने पार्ट्स हमारे सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? कहां पर आपने पढ़ा है पीपीएम? किसी के ध्यान में है कौन सी जगह पर पीपीएम ज्यादा यूज होता है? ये कंसंट्रेशन आपके डे टू डे लाइफ में दो तीन चीजें ऐसी है जिसमें आपने पढ़ा होगा। आप है ना, टूथपेस्ट के कंटेंट पढ़ना घर पर, जो टूथपेस्ट होती है उसमें कंटेंट क्या क्या है वो पढ़ना, उसमें कोई ना कोई कंटेंट है ना वो पीपीएम में होगा। बराबर है? पानी जो है उसमें कौन कौन सी इंप्यूरिटीज है, वो अगर आप चेक करते हो तो उसको भी पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में जो है वो दिखाया जाता है। इसका मतलब है बहुत कम अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट है, माइक्रो स्केल की जरूरत है, तो पार्ट्स पर मिलियन लिया जाता है, पीपीएम लिया जाता है। 11th में एक चैप्टर निकल गया था, कौन सा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बराबर, उसमें एक वाटर वाला पोर्शन था, वाटर पोल्यूशन नाम का। 19th में भी आया था, 11th में भी आया था, भले ही हमने ओमिट कर दिया था, बट वहां पर वाटर पोल्यूशन में एक चीज कही गई है कि अगर नाइट्रेट का अमाउंट, नाइट्रेट मतलब NO3- आयन को नाइट्रेट कहा जाता है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, सोडियम पोटेशियम। बराबर, बट नाइट्रेट्स जो है, ऐसे सोल्ट अगर पानी में प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट अगर 45 से 50 पीपीएम से बढ़ जाए, पार्ट्स पर मिलियन से बढ़ जाए, तो मिथ हीमोग्लोबिनेमिया, जिसे इजी नाम में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, वो होता है। रेयर केस है जिसमें छोटा बेबी जो होता है उसकी स्किन डल हो जाती है, पूरी ब्लूइश टाइप हो जाती है, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और वो कब होता है? जब पानी में नाइट्रेट की अमाउंट कितनी हो जाए, 45 से 50 पीपीएम से अगर बढ़ जाए, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का जो डिजीज है वो होता है। और मिथ हीमोग्लोबिनेमिया ये उसका मेडिकल नेम है डिजीज का। किससे था, किसी को पता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारे टच में है, कहानियों में सुना होगा आपने। एक बंदा ऐसा है जिसे आप सब जानते हो, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम था। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये चला जाता है, स्किन ओरिजिनल टोन गेन कर लेती है, बट छोटे बच्चे उसमें स्किन थोड़ी ब्लूइश दिखती है। हमारे एक भगवान है जिसकी स्किन ऐसी थी, अगर आपको याद है तो। भगवान। हाँ, तो वो एक्चुअली में कभी किसी ने सोचा नहीं कि भाई वाई दिस कलर ऑफ स्किन इज ब्लू। हमारा किसी में तो रेयरली देखा जाता है, होता ही नहीं। इट इज ड्यू टू ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो वो क्या था? ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब कि नाइट्रेट आयंस जब पानी में 45 टू 50 पीपीएम से बढ़ जाए तो वो होता है। बट मेजर किस में होता है? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में बहुत कम अमाउंट है, पर मिलियन इतने ही पार्ट्स है, सिर्फ 45 पार्ट्स है। तो छोटी अमाउंट में मेजरमेंट करना है तो स्केल होगा पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर ये जो स्केलिंग वाली बात थी, अमाउंट वाली बात थी, कंसेंट्रेशन वाली बात थी, वो होती है खत्म। अब एक पूरा नया टॉपिक आता है, और वो है सोल्यूबिलिटी।
जैसे ही वर्ड आता है ना सोल्यूबिलिटी, हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल पकने लगते हैं, कौन सी चीज किस में सोल्यूबल है क्यों नहीं। और सोल्यूबिलिटी हम देखते हैं तो हर बार हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है, कोई लिक्विड चीज पड़ी है जिसमें सॉलिड जो है वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। बराबर। तो बट एक ही चीज हमें नहीं चेक करनी है, हमें जब सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है वो भी देखना है, हमें गैस जो है वो लिक्विड में कैसे डिजोल्व होता है वो भी देखना है। बराबर है। दो केस हमें बहुत ज्यादा स्टडी करने हैं यहाँ पर, उसमें भी ज्यादा होगा गैस व्हेन डिजोल्व्ड इन लिक्विड, थोड़ा डिस्कशन हमें करना है सॉलिड कंपाउंड्स व्हेन डिजोल्व्ड इन लिक्विड। दोनों चीजें हमारे लिए तो काम की है। बट सोल्यूबिलिटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता कि हम किसे सोल्यूबिलिटी कहेंगे। तो जब कोई सोल्यूट कोई सॉल्वेंट में इजीली होमोजीनियसली, इजीली मतलब होमोजीनियसली मिक्स हो जाए तो वो सोल्यूबल है, ऐसा कहा जा सकता है। ये एक सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई चीज सोल्यूबल है, ऐसा हम कब कहेंगे कि सोल्यूट जो है वो पूरा घुल मिल जाए सॉल्वेंट में, होमोजीनियस मिक्सचर बना दे, तो वो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ऐसा आप कहोगे। बट क्या हर एक सोल्यूट हर एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा? आपकी क्या राय है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं? और सर एग्जांपल के साथ सैंड बोलो। वाटर में थोड़ी डिजोल्व होती है। कौन? सैंड सैंड रेती। सैंड, ओके ओके ओके। सैंड वाटर में हाँ नहीं होती है, बराबर है। क्यों? रीजन भी तो देना है। एग्जांपल आपने दे दिया, रीजन दे सकते हो। वैसे तो हम कहे कि भाई सोल्ट है वो होता है पानी में, देखो सोल्ट प्लस वाटर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सोल्यूबल। बट अगर आप कैम्फर डालते हो, कपूर, पानी में, तो इनसोल्यूबल। अब आप यही सोल्ट जिसे आप ऊपर सोल्यूबल के कराए हो, उसे आप डालो केरोसिन में, होगा? केरोसिन में डीजल होगा सोल्ट? क्या आपकी क्या राय है? किया है कभी ट्राई? सोल्ट होगा नो केरोसिन में सर। डीजल? नहीं होगा। चलो एक आंसर आया नहीं। और यही कैम्फर जिसे हमने पानी में इनसोल्यूबल बताया था, वो कैम्फर या नेपथलीन बोल्स आप ले लो, उसे नाइट्रोजन गैस या केरोसिन में डाल दो, वो सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों ऐसा भाई? सोल्ट है वो पानी में सोल्यूबल है बट केरोसिन में नहीं है, और दूसरी भी कोई चीज है वो पानी में सोल्यूबल नहीं है, और बाकी ऑयल या केरोसिन या नाइट्रोजन गैस या ऐसी कोई चीज में सोल्यूबल है। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, कि कोई चीज किसी में मतलब कोई सोलवेंट में डिजोल्व होती है, किसी किसी में नहीं होती, वाई? उसका रीजन है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। खास याद रखिए, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है भाई? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्यूबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, सोल्ट वाटर में डिजोल्व होता है तो सोल्ट भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। केरोसिन में इसलिए नहीं होता सोल्ट डिजोल्व क्योंकि सोल्ट पोलर है और केरोसिन कैसा है? नॉन पोलर है। तो पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व नहीं होती है, खास याद रखिए। बराबर है। वाले ये कैम्फर और नाइट्रोजन गैस या कैम्फर या केरोसिन की बात करें तो नॉन पोलर के सामने नॉन पोलर। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें प्रेजेंट है, ऐसी चीजें एक दूसरे में इजीली क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, और जिसे हम कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। मतलब पोलर solutes can be easily dissolved in polar solvent and non-polar solutes can be easily dissolved by non-polar solvents। तो पोलर पोलर की बनती है, नॉन पोलर नॉन पोलर की बनती है। तो सोल्यूबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, और शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर दोनों का नेचर सेम है तो वो एक दूसरे में डिजोल्व होंगे। अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, मतलब एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है,
तो ये इजीली डिजोल्व नहीं होंगे। क्लियर? तो सबसे पहली चीज सोल्यूबिलिटी क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनना। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट करती है कोई चीज की सोल्यूबिलिटी के ऊपर, हम अभी पढ़ रहे, खास ध्यान रखना, सॉलिड जब लिक्विड में डिजोल्व होता है उसके एग्जांपल्स अब लेंगे हम। उसमें सबसे पहले कौन कौन सा फैक्टर है, तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, मतलब ऐसे सॉलिड सोल्यूट जिसका नेचर लिक्विड सोलवेंट के साथ मैच होता है, मतलब दोनों पोलर है तो इजीली सोल्यूबल होंगे, दोनों नॉन पोलर है तो इजीली सोल्यूबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। एक चीज ये है। अब सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ सोल्यूबल हो जाना मतलब सोल्यूबिलिटी तो ना। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, खास याद रखना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट of any solid that can be dissolved in a fixed amount of solvent is its solubility. किसे कहेंगे भाई, हमने कहा सोल्यूबिलिटी किसे कहेंगे। देखिए एक खास वर्ड लिखा है हमने ऊपर, एक कंडीशन लिखी है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अब कांस्टेंट रहने चाहिए, वो टेम्परेचर पर और वो प्रेशर पर जो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व कर सको, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। बराबर। अगर आप सोलवेंट की अमाउंट फिक्स नहीं रखते हो तो अलग अलग आंसर आएगा हर बार, क्योंकि ज्यादा सोलवेंट है तो सोल्यूट भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा डिजोल्व होगा। कम सोलवेंट लिया है तो सोल्यूट भी कम डिजोल्व होगा। इसका मतलब हमें फिक्स अमाउंट पे ये जो भी चीज है वो करनी है। 1 लीटर है तो 1 लीटर फिक्स रखना है, 2 लीटर है तो 2 लीटर फिक्स रखना है, मतलब सोलवेंट का अमाउंट फिक्स कर दो, उसमें सोल्यूट की मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप डिजोल्व कर सकते हो वो उसकी क्या कही जाएगी, सोल्यूबिलिटी कही जाएगी। बराबर है। और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इसलिए लिखा कि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। टेम्परेचर अगर बढ़ता है या कम होता है ना तो सोल्यूबिलिटी भी वेराई करती है, मतलब या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। सेम फॉर प्रेशर, प्रेशर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी सोल्यूबिलिटी के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बराबर है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कब सोल्यूबिलिटी मेजर करनी चाहिए या किसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है, आपने पानी से भरा हुआ बीक कर लिया और टेम्परेचर स्टेबल है 27 डिग्री या 25 डिग्री आपने कांस्टेंट रखा है, और ओपन वेसल है, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अब आप नमक ऐड करते हो, NaCl बहुत कम अमाउंट में ऐड किया है, सबसे पहले क्या होगा भाई, आप कॉन्स्टेंटली स्टर भी करते जाते हो तो नमक इजीली डिजोल्व हो जाएगा, आप देखना। फिर आपने नमक डाला थोड़ा, जैसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में आप नमक डालते ही जाते हो, डालते ही जाते हो, डालते ही जाते हो, एक टाइम पर क्या होगा कोई कहेगा मुझे। नमक इंटरमोलेक्युलर प्रोसेस खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब नमक डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। बाद में आप नमक ऐड करोगे तो वो पड़ा रहेगा, डिजोल्व नहीं होगा। बट पहले क्या हुआ, when we added initially some amount of salt, then it can be dissolved by the given solvent. That phenomenon in which added solute is completely dissolved in the given solvent is known as dissolution. उसे क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन। बट सेम टाइम पर क्या होता है कि अब नमक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसे सोल्यूबल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा या कम अमाउंट में डिजोल्व होगा वो। अब साथ साथ में ये भी होगा कि नमक डिजोल्व तो हो रहा है बट थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो डिजोल्व हो गए हैं वो वापस सोलिडिफाई होकर नीचे पड़े रहे, यहाँ पर हमें दिखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो लिक्विड एक बार बन चुका है जो सॉल्यूशन, उसमें से वापस सॉलिड सोल्यूट का बाहर आना उसे एक फिनोमिनन कहते थे। 11th में लास्ट चैप्टर में मैंने समझाया था, कोई मुझे कहेगा वो फिनोमिनन को क्या कहेंगे। जो ऑलरेडी डिजोल्व सॉलिड है
वो वापिस हमें सॉलिड फॉर्म में मिलना शुरू हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहा जाएगा उसे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऐड कर चुके हो सोल्यूट की, तब कि दोनों फिनोमिनन एक साथ हो रहे होंगे। डिसोल्यूशन भी हो रहा होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा होगा। मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिक्स भी हो रहे हैं, और क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। और साइमल्टेनियसली एक और चीज हो रही है, रिवर्स। सॉल्यूशन में से वापस क्या बाहर आ रहा है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये कौन से चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि रिवर्स रिएक्शन जब हो, हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों तरफ वाले रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो सेम हो जाएगी। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will becomes equal to the rate of reverse reaction, and that situation is known as equilibrium। तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। मतलब अब आप नमक डालोगे ज्यादा तो वो डिजोल्व होने वाला नहीं, या जितने मोलिक्यूल डिजोल्व होंगे उतने ही वापस बाहर भी आएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि अब ज्यादा अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते नहीं है। वो पर्टिकुलर टाइम पर जो अमाउंट आपको दिए गए सॉल्यूशन में डिजोल्व हो चुकी है वो उसकी सोल्यूबिलिटी कही जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? किसी को याद है? हमने ये समझाया है, द सॉल्यूशन इन विच the more amount of solute cannot be dissolved at particular temperature and pressure, then that type of solutions are known as, क्या कहेंगे हम उसे? Saturated. Saturated, very good। That type of Saturated. solutions are known as saturated solutions। उसे हम saturated solution कहेंगे। मतलब अब वो ज्यादा सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता नहीं है। कभी भी आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन में उसकी सोल्यूबिलिटी से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व कर सकते नहीं है। बराबर है? तो आपको अगर पूछे व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको बोलना है द सॉल्यूशन इन विच equilibrium is established between solute plus solvent and solution. At that time, that type of solutions are known as saturated solutions, in which we cannot dissolve more amount of given solute। हम ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट जो है वो डिजोल्व कर सकते नहीं है, उसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। इसका मतलब उल्टा है, अगर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस है आपके पास, if we have unsaturated solutions then we can say that we can dissolve more amount of solute in these type of solutions। ऐसे solutions में आप अभी और solute ऐड कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो बात है वो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की है। मान लीजिए कि आपके पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही है जिसमें आपने सेचुरेशन गेन कर लिया है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी हो गई है, फिर भी आपको थोड़ी अमाउंट ऐड करनी है, मतलब कि डिजोल्व करनी है, सोल्यूबल करनी है, तो क्या करोगे? कोई रास्ता है आपके पास? सॉल्वेंट थोड़ा बढ़ा देंगे। वेरी गुड। एक रास्ता ये है कि सोलवेंट थोड़ा बढ़ा देंगे। दूसरा, दूसरा भी एक रास्ता है अगर आप सोचो तो। टेम्परेचर वेरिएशन का। टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये सारे फैक्टर है। वो तो हमें पता है सोलवेंट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही, बराबर है ना, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा ही। बट टेम्परेचर जो है उसके दोनों इफेक्ट हो सकती है। जनरली हमें ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। हमारे दिमाग में यही होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूट ज्यादा डिजोल्व हो सकता है। हर बार ये सही नहीं है, खास याद रखिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि देर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से? एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वन एंडोथर्मिक। किसे कहते हैं भाई एक्सोथर्मिक? किसे कहते हैं? याद करो। एनर्जी रिलीज हो वो वेरी एक्सोथर्मिक। गुड। मतलब हीट रिलीज हो। और एंडोथर्मिक जिससे एनर्जी चाहिए, सॉल्यूशन बनने में एनर्जी की जरूरत हो, गेन करती हो एनर्जी, वैसे रिएक्शन से उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। अब आप बताइए, हम एक टेबल बनाते हैं जिससे ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना। एक्सोथर्मिक का मतलब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो हीट लिबरेट होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। और एग्जांपल है वाटर प्लस NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, इसे जब पानी में मिक्स करते हैं ना तब उसका सॉल्यूशन, आपने लैब में सॉल्यूशन ही देखा है हर बार, बट इसकी सॉलिड फ्लेक्स होती है, इसे जब पानी में आप मिक्स करो ना तो जबरदस्त हीट क्रिएट होती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक है। ऑन डिसोल्यूशन इट इवेपोरेट्स हीट, वो हीट लिबरेट करता है। अब आप बताइए, अगर मुझे ज्यादा NaOH डिसोल्व करना है पानी में तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? विच कंडीशन इज फेवरेबल? वो खुद टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, खास ध्यान देना, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और बाहर से भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कह सकते हो? वो तब ज्यादा डिजोल्व होता है जब वो एनर्जी लिबरेट करे, खास याद रखना। मतलब एनर्जी लिबरेट होती है ना तो वो डिजोल्व होता है, और हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम सामने से एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा? कम सोल्यूबिलिटी, होगा dissolve। हाँ सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो हमें सोल्यूबिलिटी कम नहीं करनी है, हमें तो सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है, मतलब ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो उसे पॉइजनस कंडीशन कहें। पॉइजनस मतलब जो सोल्यूबिलिटी कम करे, बराबर, नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहिए। इफ वी वांट टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देन वी शुड डिक्रीज द टेम्परेचर, तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी। ये कंडीशन कैसी कही जाएगी? फेवरेबल कंडीशन कही जाएगी। मतलब जब आप NaOH पानी में डिसोल्व कर रहे हो और ज्यादा अमाउंट डिसोल्व करनी है तो वो बीकर के आजू बाजू आपको बर्फ रखनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। आप बर्नर के ऊपर रख कर बैठोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डिसोल्व नहीं होगा, या सोल्यूबिलिटी उल्टा कम हो जाएगी। बट उससे उल्टा, इफ वी आर डीलिंग विथ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट डज इट मीन? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जिसे हीट चाहिए, Gains। हाँ वो गेन्स गेन करता है, हीट की गेनिंग करता है, मतलब कि पानी में नमक या शुगर, दोनों में से कोई भी ले लो। वाटर में आपने शुगर डिजोल्व की है तो एक लिमिट आ जाती है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाए, बाद में भी आपको शुगर डिजोल्व करना है अभी, तो आप उसे बर्नर पर हीट कर सकते हो। क्यों? उसे हीट चाहिए डिजोल्व होने के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है जिसको हीट चाहिए तो उसे हीट दो, हीट देना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करो, वो फेवरेबल कंडीशन है, वो करना चाहिए टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। बट अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो पॉइजनस कंडीशन होगी। तो ये टेबल याद रख लीजिए कि क्या करना है अगर दिया हुआ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। if the given reaction is exothermic and if we want to increase the solubility then we should decrease the temperature, we have to decrease the temperature. And if we are dealing with endothermic reactions then which condition is favorable? To increase the temperature इज द फेवरेबल कंडीशन, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब आप सोल्यूबिलिटी बढ़ा भी सकते हो, सोल्यूबिलिटी कम भी कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है? टेम्परेचर का कंट्रोल है, टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर कम करके हम सोल्यूबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं, सोल्यूबिलिटी कम भी कर सकते हैं। हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सोलवेंट, खास याद रखिए। सर तो सिर्फ टेम्परेचर से ही हो जाएगा, प्रेशर का कुछ नहीं होगा? हाँ वही, अभी इसलिए मैंने ये याद करवाया कि हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सोल्यूट। अब प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर की बात तो हमने की, अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर यहां पर हम नहीं देखेंगे, यहां पर मतलब जब सॉलिड सोल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। उसका रीजन ये है कि सॉलिड चीजों के ऊपर प्रेशर की इफेक्ट निग्लिजिबल होती है। कैसे होती है निग्लिजिबल? मतलब इतना कम फर्क होगा कि हमें वो फर्क दिखेगा ही नहीं। कब?
जब हम डील कर रहे हैं सॉलिड सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, खास याद रखिए हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेशर हम ध्यान में नहीं लेंगे कब, जब सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व हुआ हो, किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में। बट हाँ, हम प्रेशर की सबसे ज्यादा बात करेंगे कब, जो अब नया टॉपिक आ रहा है, और वो है व्हेन गैसियस सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब बताओ मैंने ये क्यों कहा प्रेशर की सबसे ज्यादा बात करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। और इसलिए हाँ, क्योंकि गैस जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी होती है, हम ऐसा नहीं कह रहे टेम्परेचर की नहीं होती है, बट प्रेशर की इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा होती है, गैस के ऊपर। सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर की इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, खास याद रखिए, बराबर है। इसलिए हमने टेम्परेचर का ज्यादा डिस्कशन किया, कहां पर, when solid solute dissolved in liquid solvent, but now we are dealing with the solutions in which solutes are in gaseous phase and solvent is present in liquid phase, बराबर है। इसका एक आध एग्जांपल दो मुझे, आता है आपको, बहुत अच्छा है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा। वाटर। हाँ, सोडा वाटर, हम सादी सोडा बोलते हैं ना, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हुआ है, किसमें, पानी में। वो ऐसा एग्जांपल है जिसमें गैसियस सोल्यूट है, वो लिक्विड मतलब कि वाटर में, लिक्विड सॉल्वेंट में क्या हुआ है, डिजोल्व हुआ है, बराबर है। तो ये जो गैस है उसके ऊपर टेम्परेचर की भी इफेक्ट होती है, प्रेशर की भी इफेक्ट होती है। बट यहां पर भी सबसे पहली जो चीज हमें मार्क करनी है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सारे गैसेस सारे लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, खास याद रखिए। ऑक्सीजन जो है वो भी वाटर में डिजोल्व होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम का गैस है वो भी वाटर में डिजोल्व होता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है, वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होता है। तो दोनों में सोलवेंट कॉमन है, वाटर, बट सोल्यूट अलग अलग है। सोल्यूट का नेचर एक दूसरे से थोड़ा अलग है, नेचर अलग है तो सोल्यूबिलिटी भी अलग है। आप देखिए ये लेस सोल्यूबल है ऑक्सीजन जो है वो पानी में, वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो पानी में हाईली सोल्यूबल है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो नेचर खास ध्यान में रखना है कि लिक्विड का नेचर और गैस का नेचर अगर सेम है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, थोड़ा अलग है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े अलग है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, बराबर है। बट सबकी सोल्यूबिलिटी अगर अलग अलग है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा गैस कब ज्यादा डिजोल्व होता है, कौन सा गैस कब कम डिजोल्व होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसने प्रैक्टिकल दिया है हमें, जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम याद रखना है आपको, हेनरी। ये मिस्टर हेनरी जो थे उसने अलग अलग कई सारे गैसेस लिए और उसे अलग अलग सोलवेंट में डिजोल्व करके देखा और प्रपोर्शन ढूंढे भाई कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर गैस की सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसने प्रैक्टिकल में एक बीकर लिया था, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रैक्टिकल है वो हमें समझाया गया है, बराबर है, सारे प्रैक्टिकल नहीं दिए गए। उसमें उसने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सोलवेंट का लिया था और वही बीकर में पिस्टन रखा था। पिस्टन अब आप समझते हो क्योंकि 11th में फिजिक्स पढ़ चुके हो, यस जिसके सर। ऊपर हाँ W1 ग्राम वेट रखा उसने। आप कोई भी वेट लिख सकते हो वहां पर, हम W1 लिख रहे हैं यहाँ पर। और ये बीच में जो खाली जगह है उसमें उसने गैस भरा था। अब सेम बीकर में उसने क्या किया, उसने सब कुछ वैसा ही रखा बट उसने पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ा दिया, W1 के बदले W2 कर दिया। और W2 इज वेरी मच ग्रेटर देन W1,
याद रखना, W2 बहुत ज्यादा कर दिया। तो देखने को क्या मिला कि ऊपर की जो खाली जगह थी बीकर में वो कम हो गई। तो क्या गैस कम हो गया? गैस तो उठना ही है, कहीं से लीकेज तो थी नहीं। तो क्या डिसॉल्व गैस, मतलब हाँ मतलब अब देखो दो चीजें हैं वहां पर। एक तो गैस के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी मच इन गैसियस स्टेट, बराबर। अलग अलग जो एटम है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वेट बढ़ाने से वो कंप्रेस हो गए हो, मतलब नजदीक नजदीक आ गए हो, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि सोल्यूबल ज्यादा हो गया हो, मतलब ये जो अमाउंट था सोलवेंट का उसमें गैस कम सोल्यूबल था। और अब वेट बढ़ाने से, पिस्टन को प्रेस करने से, वेट बढ़ाना मतलब क्या, पिस्टन को प्रेस करना, तो ये गैसियस मोलिक्यूल है वो वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो गए। और ये देखा भी गया कि द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द फर्स्ट सिचुएशन इज लेस देन अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सेकेंड केस। ये सेकेंड केस में जो डिजोल्व गैस है ना वो ज्यादा था, किसकी रिस्पेक्ट में? फर्स्ट केस की रिस्पेक्ट में। एक्चुअली में हमने वेट बढ़ाया, वेट बढ़ाना मतलब क्या, प्रेशर इंक्रीज करना। हमने ऊपर प्रेशर दिया होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेशर बढ़ता है तो गैस डिजोल्व ज्यादा होता है। मतलब गैस की सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो हेनरी भाई ने क्या कहा कि भाई हम तो प्रेशर को ज्यादा अहमियत देंगे। और ये सारा प्रैक्टिकल खास याद रखना कंप्लीट हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होगा भाई? अगर टेम्परेचर वेराई होगा ना तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर की वजह से चेंज हुई या प्रेशर की वजह से। तो हेनरी ने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और प्रेशर के साथ खिलवाड़ किया। तो उसे हर बार यह देखने को मिला कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। और उसने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट को ये लो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके ऊपर सम भी पूछे जाते हैं, इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो खास याद रखना। ही स्टेटेड दैट, क्या स्टेटमेंट दिया उसने, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature solubility of any gas in the given solvent is directly proportional to its partial pressure। पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है कौन, वो गैस की सोल्यूबिलिटी जो गिवन अमाउंट में सोलवेंट दिया है उसमें, और कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हेनरी भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इन द गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। और दूसरा ये भी कहा भाई सोल्यूबिलिटी हम कौन से बेस पर लेंगे, मतलब स्केल कौन सा लेंगे सोल्यूबिलिटी का। तो उसने कहा सोल्यूबिलिटी अगर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन, सोल्यूबिलिटी को कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, मोल फ्रैक्शन में। क्यों मोल फ्रैक्शन लिया, कोई कहेगा मुझे, थोड़ा दिमाग लगाओ। मोलारिटी नहीं ली, नॉर्मलिटी नहीं ली, क्यों नहीं ली मोलारिटी नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन क्यों लिया? प्रपोर्शन पता चले। प्रपोर्शन पता चले। उसके अलावा भी एक चीज है खास ध्यान रखने लायक, वो सब में वॉल्यूम आता है, आप ध्यान दो। मोलारिटी नॉर्मलिटी उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ होता है, जो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम है ना वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मतलब किसी ने 27 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रैक्टिकल किया और किसी ने 40 डिग्री सेल्सियस पर किया, तो दोनों में वॉल्यूम अलग होगा, तो मोलारिटी भी क्या होगी, अलग होगी। बट मोल फ्रैक्शन ऐसा यूनिट है जो टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन रखता नहीं है, टेम्परेचर बढ़े या कम हो मोल फ्रैक्शन रिमेन्स सेम। इसलिए
मोल फ्रैक्शन लेना बेनिफिशियल था, बराबर है, इसलिए मोल फ्रैक्शन लिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखो तो सोल्यूबिलिटी वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है, पार्शियल प्रेशर, और हम सोल्यूबिलिटी के बदले मोल फ्रैक्शन है वो वर्ड यूज करेंगे। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा दिया उसने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, और गैस को हम यहां पर कहेंगे सोल्यूट। आप ऑलवेज याद रखिए सोलवेंट को 1 नंबर दिया जाता है, बी रिमेंबर, और सोल्यूट को कौन सा नंबर दिया जाता है, 2। और यहाँ पर सोल्यूट के दौर पर गैस दिया है। हम बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत में मैंने कहा था बाइनरी मतलब एक सोलवेंट और एक सोल्यूट, बराबर है। ऑलवेज सोलवेंट को 1 नंबर दिया जाता है, सोल्यूट को 2 नंबर दिया जाता है। मतलब कई सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2। 2 का मतलब है गैस का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाल दो तो क्या मिलेगा, कोई कांस्टेंट हमें रखना पड़ेगा, और ये हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर रखा जाता है H, जिसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऐसा कहा जाता है। क्लियर? ये हुआ मैथमेटिकल फॉर्म, यहां तक रखते हैं।